नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं आप सबके जाने पहचाने जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अभय चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आप। चक्रव्यूह का ये जो दौर चला पिछले महीने, इसमें जिस किसी को भी इंटरव्यू किया, चाहे वो जयप्रकाश हों, चाहे वो असीम गोयल हों या डॉक्टर सुभाष चंद्रा, सबकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहा, वो नाम था अभय चौटाला। शुक्र है आपने किसी कांग्रेस के नेता का नहीं किया, अगर उसका भी करते तो उसकी ज़बान पे भी मेरा ही नाम रहना था। इन सब लोगों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश को कलंकित किया है। इन सब लोगों ने मिलकर के प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। कैसे? इन लोगों ने तो यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को एक तरह से चुनौती दे डाली कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह के मर्जी तरीके अपनाए इलेक्शन के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको भी अपने तरीके से इलेक्शन को जीत सकते हैं। हम आपकी ये बात नहीं मानते, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस वहाँ पे फॉलो किया गया। वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आपने नहीं किया। एक आपने थ्योरी ज़रूर दे दी मीडिया के सामने और सारे के सारे उस थ्योरी के पीछे चल पड़े कि भाई ये सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस से वोट डले। उसके बाद असीम ने पेन बदला, फिर कांग्रेस वाले आए, फिर जयप्रकाश ने पेन बदला और उस थ्योरी को सबने मान लिया जैसे ब्रह्मा ने कुछ आके कहा हो। लेकिन ये थ्योरी मुझे तो पॉलिटिकल लगती है। ये नहीं, पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, अगर पॉलिटिकल है तो मैंने एक दिन पहले इस इशू पे एक बयान दिया था। मैंने ये बात कही थी कि इस सारे मामले की जांच हो, इसमें जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो, इलेक्शन कमीशन उन सब बैलेट्स को मंगवा करके खोल के दोबारा से कैंडिडेट्स के सामने दिखाए कि किस तरह से इसकी शाही का जो बदलाव हुआ है वो कैसे हुआ और किसने किया। जो वोट का मैंने सीक्वेंस दी थी जी, जो सीरियल नंबर मैंने बताए, मैं आज भी अपनी बात पे अडिग हूँ। लेकिन ये तो सुनो, वो कहते हैं ना परिकल्पना पे आधारित है ना, वो तो खुला नहीं। ये परिकल्पना नहीं, ये खुलेंगे, ये 100% खुलेंगे। इलेक्शन कमीशन इसको नहीं खोलेगा तो जब इसकी पेटिशन डलेगी जी, तो कोर्ट कहीं ना कहीं इस इशू पे अपनी तरफ से संज्ञान लेगा, क्योंकि पेटिशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है। जी, इसमें धोखाधड़ी किसी और के साथ नहीं। कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने वोट डाले, हम कहते हैं हमने भी डाले, और हमने भी एफिडेविट दिया है कि हमारे 18 एमएलए जो हैं इनके वोट बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो सीक्वेंस और सीरियल नंबर मैंने दिया है, हर बैलेट के पीछे भी सीरियल नंबर होता है। तो आप कैसे वो नंबर दे सकते हो? आपने वोट देखे वो? मैं इसलिए दे सकता हूं कि मैंने जब वोट डाला था अपना, उसके बाद सबसे पहले दूसरे नंबर पे सुरजेवाला ने वोट डाला था जी, और सुरजेवाला जो कांग्रेस में बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर आज की डेट में बैठे हैं। जी, यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं, पेशे से एडवोकेट भी रहे हैं, और इलेक्शन शुरू होने से पहले इस बात पे चर्चा हुई थी वहाँ पे अंदर में कि इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे वोट डलेंगे, किस तरह से वोट के लिए आपने पेन का इस्तेमाल करना है, फिर किस तरह से आपने एजेंट को दिखाना है, फिर आपने अपना वोट कास्ट करना है। ये सारी बातें बताई गई थी। जब बता दी गई उसके बावजूद भी सुरजेवाला ने आकर के अपना वोट जो है बिना एजेंट, किरण चौधरी जो एजेंट नहीं थी उसको दिखाया। उसके बाद जब उसको रोका गया कि आप किसी को दिखा नहीं सकते, आप डाल दो करके, तो डालने की बजाय उन्होंने सबको वोट दिखाया कि ये मेरा अधिकार है। तो मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था इन पे कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लोग, जिनको सोनिया जी ने तो ये कह दिया कि जाओ तुम आर के आनंद के पक्ष में वोट डाल दो जाकर के, इन्होंने एक लाइन का खुद प्रस्ताव पास किया है वहाँ पे। मुझे तभी लेकिन राज्यसभा के लिए तो सुनने वाली बात है, प्रस्ताव हो नहीं सकता ना। नहीं, प्रस्ताव इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से तो किया ना। हाँ, इनकी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव गया था। इन एमएलए ने एक प्रस्ताव वहाँ पे दिल्ली में बैठ के किया सोनिया गांधी को कि भी आप जिसके लिए भी हमें अथोराइज करोगे हम उसको जाकर के वोट देते हैं। जी, उन्होंने उनको कह दिया कि जाओ, और जाकर के इन्होंने आर के आनंद के पक्ष में अपना किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ जाकर के वोट डालो। जब पहला वोट उसका कैंसिल हुआ तभी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई ना कोई बेईमानी होने जा रही है। थोड़ी देर बाद पेन का शोर मच गया वहाँ पे कि इस तरह से कोई पेन है। सुभाष बराड़ा ने आकर के कहा, उससे पहले जो लोग वोट डाल करके गए उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया कि कोई दूसरा पेन है। अगर वो दूसरा पेन वहाँ पे था जो सुभाष बराड़ा जी की मौजूदगी में देखा गया और इलेक्शन का जो आरओ था वो ये कहता है कि वो पेन मैंने वहाँ से उठा लिया, तो
तो आरओ की जिम्मेवारी बनती है कि इलेक्शन से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री है, अगर कहीं बदली जा रही है या कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई चीज़ पड़ी है, तो उसको अपने कब्जे में ले, उसको सील करे, उसको सबके सामने बताए कि हमने सील करके यहाँ रख दिया। आपकी पार्टी के एजेंट लेकिन- वहाँ पे थे, आप वहाँ पे थे, कांग्रेस के एजेंट थे, मैं तो नहीं। उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये सवाल उठ रहा है बार बार। उस वक्त ये सोच भी नहीं सकता था कोई कि इस तरह से पेन भी बदला जा सकता है, इस तरह की गेम भी कहीं हो सकती है। ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एमएलए के साथ कभी कोई इतना बड़ा धोखा कर आप देगा। बार बार इन पे आरोप सरकार- लगाते हैं कि अनुभवहीन है, अनुभवहीन है। ये तो अनुभवहीन नहीं, नहीं, ये तो नहीं, अच्छे अच्छों के नहीं, कान ये- काट गए फिर, अगर आप बिल्कुल। ये कह रहे हो तो। कान नहीं काटे इन्होंने तो प्रजातंत्र का गला काट दिया। अच्छा चौटाला साहब, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, 3 नाम तो ये पॉपुलर रहे इस पूरे इलेक्शन में, जयप्रकाश जी, असीम गोयल जी और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी। इन तीनों ने आपका जिक्र किया। इसके अलावा जो चौथा नाम था वो थे आपके कैंडिडेट आर के आनंद। आपके मतलब निर्दलीय थे, आपने समर्थन दिया, उनका पर्चा भरवाने के लिए गए। लेकिन आर के आनंद साहब जब दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस के साथ मीटिंग हुई, तो वो कांग्रेस के हो गए। नहीं। वहाँ पे कहीं अभय चौटाला का जिक्र नहीं आया, वहाँ पे कहीं इनेलो का जिक्र नहीं आया। और जो उन्होंने वहाँ पर जाकर मीडिया के सामने बाइट दी, जो कसीदे पढ़े राहुल जी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, उस वक्त अभय चौटाला को गुस्सा ना आया हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। नहीं, आप एक चीज देखो, हमारे एमएलए कहीं कोई शक के दायरे में नहीं थे। नहीं, एमएलए की बात ही नहीं कर रहे हो। पहले बात तो सुनो। हाँ। इसलिए हाँ। हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट बनती नहीं थी इलेक्शन कमीशन को कि भाई कोई हमारे एमएलए के साथ धोखा किसी दूसरे ने कर लिया। मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुनो, अगली बात मैं बात कर रहा हूँ जब वो गए कांग्रेस फिर के मैं पास। वही तो बात कर रहा हूँ आपसे। जब ये बात वहाँ पे कही गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की जानी चाहिए कि सारे मामले की जांच हो, और वो फिर कांग्रेस के साथ जाकर के इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करके आए, क्योंकि वोट तो कांग्रेस ने भी उनको दिया है। वो भी सारे ये कहते हैं कि हमने अपना एक एक वोट दिया है, तो एक मत जो खाली है वो किसका है, दूसरा जो उसने कैंसिल करवाया उसके खिलाफ क्या एक्शन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 के 100% कुछ लोग ऐसे कांग्रेस के भी हैं जो सुभाष चंद्रा से मिले हुए थे। आपने वाकई आगे वाला जवाब दिया, पीछे वाला आप पता नहीं देना नहीं चाह रहे, या मेरा सवाल ये था कि आर के आनंद साहब को, नहीं, आर के आनंद साहब को आपने इंट्रोड्यूस कराया, आपकी पार्टी ने उनको समर्थन दिया, आपकी पार्टी के समर्थन से वो नहीं जीत सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद वो गए कांग्रेस, दिल्ली में मीटिंग हुई विधायकों के साथ, और जब वहाँ से बाहर निकले तो जो उन्होंने कसीदे पढ़े सोनिया गांधी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, वो वाले जब कसीदे वो पढ़ रहे थे और इनेलो का और अभय चौटाला को उसमें जिक्र नहीं हो रहा था, तो उस वक्त मैं पूछ रहा हूं कि अभय चौटाला को गुस्सा नहीं आया क्या? किस बात का गुस्सा है मुझे? मतलब अब वो कांग्रेस की उसमें वो आस्था जता रहे, कांग्रेस आपकी धुर विरोधी रही है। कांग्रेस में उन्होंने आस्था आज तक भी नहीं जताई। उन्होंने ये कहा है कि मैं कांग्रेस में रहा हूं, मेरे कांग्रेस के लोगों के साथ संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे सोनिया गांधी में, कांग्रेस में पूरा विश्वास है, बीजेपी की मैं मुखालफत करता हूं। हाँ, उनका होगा जरूर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके पुराने रिश्ते रहे हैं। लेकिन वो पिछला चुनाव जो था लोकसभा का, हमारी टिकट पे लड़े। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना। वो हमें पता है, वही तो हम कह रहे हैं कि उसके बावजूद उन्होंने उनके कसीदे पढ़े, उसमें आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? कोई गुस्से वाली बात है नहीं। उनको हमने इंडिपेंडेंट इसीलिए लड़ाया था क्योंकि उनके उस परिवार के साथ भी संबंध थे। कई दफा आदमी को मजबूरी में राजनीतिक दल छोड़ना पड़ता है और किसी दूसरे दल में जाकर के शामिल भी होना पड़ता है। लेकिन मुझे तो दुख हुआ कि पहले इंट्रोड्यूस अभय चौटाला ने कराया और अब जाके सोनिया गांधी जी की और राहुल जी की ये तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, और अभय चौटाला का नाम या इनेलो का नाम उनकी जुबान पर ही नहीं है। चुनाव जैसे खत्म हुआ, हाँ, जैसे गुस्सा तो आपको आया होगा, मुझे ऐसा लगा। जैसे नतीजा है, उन्होंने बड़े खुल करके ये कहा था कि मेरे साथ किन किन लोगों ने धोखा किया। उनके नाम उन्होंने पूर्ण रूप से उजागर किए थे कि ये लोग बेईमान हो गए थे, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अगले ही दिन वो मुकर भी गए उस बयान को लेकर। इस बात पे नहीं मुकरा, इस बात पे आज भी कायम है। इस बात उन्होंने कहा कि हुड्डा एंड पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया। आज भी वो इस बात पे। और जो दूसरे दिन जो उनका बयान आया, कहते हुड्डा तो जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, ये कोई बयान नहीं आया। दोनों बयान, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं सुना। वो इस बात पे आज भी कायम है। मेरी मुलाकात उनसे मान के चलो रोज नहीं तो एक दिन छोड़ करके एक दिन होती रहती है। मेरे उनसे टेलीफोन पे संपर्क रहता है, मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि आप इसमें आगे क्या कर रहे हो।
वो भी मुझे टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। हुड्डा को लेके तो पलटे सर। नहीं नहीं, कोई नहीं पलटा हुड्डा को लेकर। हुड्डा का तो सारा क्लियर कट है, सब ने कहा है कि हुड्डा अपना वोट खाली छोड़ करके आए। और आप मुझे जो कह रहे हो ना बारी बारी कि आपको कैसे पता है कैसे नहीं है, तो जो बात मैं पहले कही थी और अब भी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, अब फिर कह रहा हूँ, हाँ। अगर ये सीरियल नंबर से ये सीरियल नंबर जो मैंने बताए हैं एक भी गलत हो जाए तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ करके अपने घर चला जाऊँ। बड़ी बात आप कह रहे हैं चक्रव्यूह में, और बड़ी बातें आना अभी बाकी हैं, क्योंकि आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है अभय चौटाला, जिनका नाम आजकल भाजपा हो कांग्रेस हो सबकी जुबान पर है। तो अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। हम आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि कहीं जाइएगा मत, रिमोट को हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूं गए यूं आए एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज सवालों के घेरे में है अभय चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्योंकि बड़ा विषय पिछले दिनों में राज्यसभा का ही रहा, और उसमें आप ऑपोजिशन के लीडर के तौर पे, और जो सबके निशाने पर जो रहे वो नेता रहे, और सब जिनके निशाने पर रहे वो भी आप ही रहे। आप ही थ्योरी दे रहे थे, उसी थ्योरी पर मीडिया काम कर रहा था, उसी थ्योरी पर भाजपा काम कर रही थी, उसी थ्योरी पर कांग्रेस ही बोल रहे थे। तो पता नहीं क्या किया कि बस जो अभय चौटाला बोल रहे थे सारे उसी थ्योरी को फॉलो करने लगे, ऐसा क्यों? आप ये मान करके चलो, हमेशा टारगेट आदमी वो ज़्यादा रहता है जो सच्ची जबान से कोई बात करता है, और सच्ची बात हर एक को कड़वी लगती है, इसलिए मैं उनके लिए टारगेट हूँ। लेकिन वो जो कह रहे हैं या जो बात आ रही है कि जो आर के आनंद साहब को आपने कैंडिडेट के तौर पर चुना, ये आपका डिसीजन था? जो आपके वरिष्ठ नेता हैं चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब, ओपी चौटाला, वो भी इस डिसीजन से खुश नहीं थे? वो बिल्कुल खुश थे। उन्होंने ही मुझसे कहा था बुला करके कि ये 3 नाम हैं और इन तीनों नामों में से हमें किस नाम को चूज़ करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि जी मुझे जहाँ तक मैं जितना समझ सकता हूँ, बाकी फैसला आपका है, क्योंकि फैसला उन्होंने करना था। मैंने उनसे कहा था कि आर के आनंद एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जिस पे कांग्रेस को भी एतराज़ ना हो, और कांग्रेस के लोग उसको इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर, जब हम इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आकर के उनको वोट डाल दें। आर के आनंद साहब ने ऐसा तो नहीं कि पहले कांग्रेस से संपर्क साधा था, कांग्रेस ने कहा कि पहले जाके चौटाला साहब से समर्थन ले आओ, हम आपको समर्थन दे देंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी है? चौटाला साहब से और कांग्रेस से कोई उनका नया रिश्ता नहीं है। ये तो वो लोग किया करते हैं जिनके कोई नए रिश्ते बनते हों। जिस तरह से सुभाष जी थे, वो हमारे पास चल करके आए, उन्होंने वाया मीडिया कहीं से अपनी बात करी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूँ, आप मेरे को समर्थन कर दो। पर वो तो कह रहे थे उनके बहुत अच्छे ताल्लुक रहे हैं आपके बुजुर्गों से। वो मीडिया में कहने की बातें हैं। वो एक गाना भी सुना के गए थे हमारे चक्रव्यूह कार्यक्रम में कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं उनमें से नहीं हूँ। हाँ। जो इस तरह से किसी आदमी ने गैर जरूरी बात कही हो और उसको छोड़ दिया जाए। तो फिर आपके जो विधायक हैं आदरणीय नगेंद्र बढ़ाना साहब, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की आपने? हम आज ही इस इशू पे मैं पार्टी ऑफिस में कह करके आया हूँ कि भी उनको एक नोटिस दो कि जो एक पार्टी का फैसला था आपने उससे अलग हट करके अपना वोट कैसे दिया, उसका जवाब दें। अब उनका क्या जवाब आता है उसके बाद हम तय करेंगे कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। लेकिन ये कोई पहला ऐसा कार्य नहीं था कि जो उन्होंने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके किया। इससे पहले भी वो सभा करवा चुके हैं मुख्यमंत्री की, भाजपा के नेताओं से। उसके बाद आकर के वो सफाई भी दे चुके थे। चौटाला साहब, एक बहुत ईमानदार सवाल और ईमानदार जवाब आपसे मैं चाहूँगा। आपके जो बहुत सारे नेता हैं वो आजकल पार्टी छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, कोई भाजपा ज्वाइन कर रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये भगदड़ तो आप ये देखो, इनडिसिप्लिन सबसे ज़्यादा अगर किसी राजनीतिक दल में है तो कांग्रेस और भाजपा में है। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में 2, 3, 4, 5 गुट बने हुए, और आज रोज़ आप देखते हो किस तरह से इनका जब प्रभारी आता है तो वो ये कहता है कि इन कांग्रेस वालों की चर्बी चढ़ गई, मैं इनकी चर्बी उतारूंगा। दूसरी तरफ बयान बहादुर तो बहुत हैं। अभी एक बयान आया उनका, राव साहब का बयान है, इंद्रजीत है, सुना उनका बयान? राव इंद्रजीत है, वो ये कहते हैं कि ये 2 कौड़ी के नेता ये फैसला नहीं कर सकते गुड़गांव का। तो आप ये देखो कि किस तरह की भाषाओं का प्रयोग इन राजनीतिक दलों में हो रहा है। हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन है, हमारी पार्टी में कभी भी
कोई भी चाहे पार्टी छोड़ करके भी जाएगा तो भी इस किस्म का आरोप नहीं लगा करके जा सकता कि वहाँ पे कोई मुझे इस वजह से घुटन महसूस हो रही थी। घुटन तो आप बिल्कुल महसूस नहीं नहीं, होने नहीं, दे रहे। मुख्यमंत्री की चुनाव तरफ से पूरा ठीक पूरा पहले मसूरी के 5 स्टार रिजॉर्ट में आप अपने विधायकों को ठहराते हैं। हमारे एमएलएस को मैंने स्वयं भेजा था कि जाओ 3-4 दिन घूमो, अदरवाइज यहाँ तुम्हें बिना मतलब लोग परेशान करेंगे। मुझे अगर कोई छोटा मोटा भी शक और अंदेशा होता तो फिर मैं स्वयं उनके साथ जाता। आप एक चीज़ बताओ मुझे, कोई कमेटियों में नहीं जाता घूमने के लिए? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन ये टाइमिंग कोई पाबंदी है क्या? टाइमिंग मैटर करता है। नहीं, कोई टाइमिंग नहीं होता। राज्यसभा से थोड़ा सा निकलते हैं और क्योंकि वो तो एक मुद्दा रहा ही है और अभी भी मुद्दा बना हुआ है। अब हम आते हैं एक बात आरक्षण बात आप राज्यसभा की छोड़ गए, मैंने आपके ये चक्रव्यूह के प्रोग्राम सारे देखे थे जी। सुभाष चंद्रा जी ने भी ये स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं सुरजेवाला को उन्होंने एक तरह से दोषी ठहराया है पेन के इशू को लेकर के। असीम गोयल जो है वो आपके चक्रव्यूह में ये बात कहता है कि मैं 9:30 बजे आ गया था विधान 9:30 आया, 11:30 बोल रहा सुन लो। अरे उसने कहा कि मैं 11:30 अपना वोट कास्ट करके आया। उसने वोट कास्ट किया है 1:30 और 1:45 बजे के बीच में। तो इसका मतलब वो आपकी बात से कहीं ना कहीं घबराया, उसमें बौखलाहट आई, वो उस समय को ही भूल गया। हाँ। कि मैंने कब अपना वोट डालना है। ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप चक्रव्यूह के मतलब हमारे दर्शक के तौर पे लगातार आपने देखा और इतनी माइन्यूटली उसको आपने देखा, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सवाल हम जाट आरक्षण को लेकर कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा की बात काफ़ी हो गई। जाट आरक्षण को लेकर जो कुछ हुआ हरियाणा में वो शायद पहले नहीं हुआ और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दोबारा ना हो। जो पहले आंदोलन हुआ जिसमें हरियाणा जल उठा, उसमें लेके आपकी पार्टी का स्टैंड ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा था कि आप जाटों के साथ में इस आंदोलन के साथ में खड़े हुए। लेकिन अब जब दूसरी बार हुआ तो आपने घोषणा की कि हम आपके साथ हैं। नहीं, हमने पहली बार भी बाकायदा तौर पे हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी 15 तारीख को फरवरी को। हमने उसके अंदर एक वो लेकर के प्रस्ताव और उस प्रस्ताव पे मोहर लगाई कि हम इस आरक्षण के जो मांग है, जो डिमांड्स है, इसके पक्ष में है। इन 5 जातियों को 100% आरक्षण मिलना चाहिए। आप जाट नेता हैं, आप पॉलिटिकल समझ रखते हैं, आपको आरक्षण कैसे मिलना है इस चीज़ का पता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके कोई रूल रेगुलेशन बने, आप ये वाली चीज़ अपने जाट भाइयों तक या अपने वोटर तक क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि आप एक क्योंकि वो जो प्रोसेस है जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा, ये रिजर्वेशन कोई भी सरकार दे, इसको चैलेंज ये होता रहेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पहले सुने ना अच्छी तरह से, ये काम जो है सरकार का है। सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए थी जिसमें एडवोकेट्स भी रखने चाहिए थे, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस भी रखने चाहिए थे। लेकिन जैसे हालात थे उसमें सब पॉसिबल नहीं थे। मत करो। हाँ। ये लोग बेईमान थे, हालात नहीं। जब हमारा सेकंड सेशन चल रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया था और इन्होंने सब जाट नेताओं को और खाप के लोगों को बुला के कहा था कि हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन देना चाहते थे तो 18-19 महीने लगा दिए। रोज उनको किसी ना किसी तरीके से लटकाया गया। बजाय लटकाए जाने के उनको बुला करके कहते कि ये हमने कमेटी बना दी, इसमें आप अपना भी एक आदमी दे दो जी, और इस कमेटी बैठ करके तय कर लेगी कि किस तरह से आरक्षण मिले। तो कल को उन लोगों को भी ये कहने का मौका नहीं मिलता कि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। जब मैं इस इशू पे कामरों को प्रस्ताव लेकर के आया था और जब मैं खड़ा होकर के इस पे बोल रहा था, मेरे सामने 4-5 एमएलए अलग अलग कास्ट के इन्होंने खड़े कर दिए कि हम इनको आरक्षण नहीं लेने देंगे। मैंने कहा ये आपका काम नहीं है, ये आपके चीफ मिनिस्टर का प्रॉमिस है और मैं चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कर रहा। मैंने कहा कल को आपकी जातियों में जो गरीब लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो कश्यप है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो आपका वैश्य है, आज की डेट में हर आदमी के पास 2 किले 4 किले ज़मीन बची है और उससे इस किस्म के हालात हो गए कि उसको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ताकत मिलनी चाहिए। सरकार कहती है जी हमारे साथ बात करने के लिए, हम किससे बात करें हमें यही पता नहीं है। हरियाणा में जाट नेता हैं कौन? अभय सिंह चौटाला हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पॉलिटिकल लोग हैं आप सभी। लेकिन जाट नेता के तौर पर किसी एक में सहमति नहीं बन पाई। कभी हवा सिंह सांगवान का नाम आ जाता था, कभी यशपाल मलिक का जो गुट है तो वो आके यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं, फिर मुझे आप ये बात किससे की जाए? आप उन सरकार वालों से ये तो पूछ लो एक बारी कि आप फिर किस लिए खाप के लोगों को बुलाते थे, आप किस लिए जाट नेताओं को बुलाते थे? आपको जब यही पता नहीं था कि हमने किससे बात करनी है तो आप किसी को आश्वस्त क्यों कर रहे थे, क्यों आश्वासन दे रहे थे? मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछूंगा। जैसे आप हमारा चक्रव्यूह देखते हैं
हो सकता है खट्टर साहब भी देखते हो, या जो उस खट्टर सरकार साहब को उस सरकार में जो राय बनाते हैं वो लोग देखते हो। तो चौटाला साहब क्या फॉर्मूला देंगे कि ये जो जाट भाई हैं हमारे, इनको आरक्षण मिल सके? और ये जो आरक्षण है, ये आप जानते हैं इस चीज़ को कि एक प्रोसेस फॉलो करने के बगैर नहीं मिल पाएगा। अगर मिलता भी है तो वो चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, जैसे पहले कांग्रेस ने दिया वो गिर गया, ये चैलेंज हो गया। तो उसके लिए कांग्रेस ने तो आधे अधूरा दस्तावेज दिए थे। इन्होंने एक जो बड़ी बेईमानी करी वो आपको समझनी चाहिए। 1 मिनट आपको समझाता हूँ मैं एक चीज़। जब 29 तारीख को बिल आ गया था कैबिनेट में, यहाँ अपने विधानसभा में, और इस बिल को बहुमत के साथ सारी पार्टियों ने, कांग्रेस तो बाहर थी, हमने और इंडिपेंडेंट्स थे, भाजपा थे, इन सब ने उसको जो सर्वसम्मति से पास कर दिया। हमने उस दिन भी ये बात कही थी कि बिल तो पास हो रहा है, बिल तो बन रहा है, एक्ट तो बन रहा है, लेकिन इसके अंदर गवर्नर से स्टैंप करवा करके शेड्यूल 9 में डाल करके केंद्र की सरकार के पास भेज दो, ताकि कल को कोर्ट से आपको दिक्कत नहीं आएगी, कल को ये स्टे नहीं होगा। शेड्यूल 9 में भी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में फिर शेड्यूल 9 में जाने के बाद राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बिल पे बहस हो, बिल पे सुनवाई हो। हमारे हरियाणा से में तो दिक्कत नहीं आ रही थी ना। इनकी बेईमानी आप ये देखो, आपके सामने है। 29 तारीख को हमने बिल पास किया और 16 मई को 1.5 महीने तक गवर्नर के पास उसकी प्रतियां पड़ी रही, उस पर दस्तखत नहीं हुए, और ये इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाए और जा कर के कोर्ट में इसके खिलाफ अपनी कोई PIL डाल दे, और जिससे कल को ये स्टे हो जाए। स्टे का भी मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये स्टे हो। आप कह रहे हैं नहीं, अगली बात नहीं देना चाहते? हाँ, नहीं देना चाहते थे, बेईमान थे 100%। अब देना चाहते हैं? नहीं, अब भी बेईमान है, 100% बेईमान है। उस दिन भी आप देखो, जिस दिन इस बिल के ऊपर बहस हो रही थी कोर्ट के अंदर, उस PIL के ऊपर, तो हमारा एडवोकेट जनरल जो सरकार की तरफ से होता है, वो कोर्ट के अंदर बैठा था। उसने खड़े होकर के एक दफ़ा ये बात नहीं कही कि माय लॉर्ड, इस बिल को सरकार ने बनाया है, ये कानून सरकार ने बनाया है, इसमें हमें पार्टी बनाया जाए, हमें इसमें सुना जाए, इसके लिए आप हमें कोई टाइम दो, डेट दो, सीमा दो, समय दो। कुछ नहीं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मंशा नहीं थी? 100% आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। हम ये मान लेते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार, वो जाटों को आरक्षण नहीं देना चाहती, लेकिन इनेलो तो चाहती है, अभय चौटाला भी चाहते हैं। क्या करेंगे आप जाट भाइयों के लिए फिर? हमारी सरकार बना दो आप, कल ही हम आपको बता देंगे कि हम क्या करेंगे, किस तरह से दें। सरकार तो जनता बनाएगी। आज की तारीख वही में मैं कहता आप हूं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके लिए आधार है आपका। उसके लिए इनको 100% एक कमेटी बनानी चाहिए थी। उस कमेटी के जिम्मेवारी लगानी चाहिए थी। जाट नेताओं को बुला करके साफ कहना चाहिए था कि भाई, हम कांग्रेस की तरह आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे, हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं। इसके लिए आप हमें 4 महीने का, 6 महीने का समय दो, ताकि सारी चीज़ों पे चर्चा हो करके कोई एक अच्छा कंक्रीट मामला सामने आए, जिसकी वजह से ये चीज़ लागू हो जाए। इससे पहले कि इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें, मीडिया के कुछ लोगों की आपसे शिकायत है कि अभय चौटाला उस सवाल पे भड़क जाते हैं जो उनको सूट नहीं करता, और माहौल ऐसा बना देते हैं वहाँ पे कि जो पत्रकार ने, किसी ने उल्टा सवाल पूछ लिया तो ना उस बैठे रह सकता है, ना खड़ा हो सकता है। इतना गुस्सा क्यों आता है अभय चौटाला को? आपने मुझे चक्रव्यूह के अंदर कितने कैसे सवाल नहीं पूछे। हाँ, मैंने आपके जवाब में कहीं कोई इस तरह का आपको एहसास करवाया कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है? नहीं, वो मुझे नहीं पसंद होगी, मैं आपको साफ बोल दूंगा कि यार, इस सवाल को छोड़ो, ये फजूल की चीज़ है। या कोई पत्रकार ये कहे हाँ, कि भाई मैं सवाल पूछ रहा था और उन्होंने मुझे हटा दिया। नहीं, अभी कुछ एक यमुनानगर का आया था, तब आपने कह दिया था कि इसको पागल खाने भेज देना चाहिए। नहीं, वो पता है अनिल विज को लेके कोई सवाल पूछ लिया था आपसे, कह रहे कि आप अनिल विज को भी भेज दो पागल खाने, और इसको पत्रकार को भी भेज दो। बात ये हुई थी, मैं आपको बताता हूँ कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो पुलिस की भर्ती हो रही है, उसमें 3 बच्चे मर गए, और अनिल विज साहब ने ये कहा उसके अंदर कि ये तो वो लोग थे जो नशा करने वाले थे। मैंने उससे ये बात कही थी, मैं बोला भी नशा करने वाले आप कहते हो, अनिल विज ने कह दिया कि ये नशाखोर लोग थे। वहाँ पे किसी ने दिखा दिया कि यहाँ ये पड़ी थी। जो बच्चा पुलिस की भर्ती के लिए आएगा, अगर वो नशा करने वाला होगा तो वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा। ये पहली दफ़ा है कि सबकी भर्ती एक जगह पे की जा रही, और इस उमस के अंदर 5 घंटे तो पहले लाइन में उनको अपने रजिस्ट्रेशन कराने में लगते हैं, फिर 5 किलोमीटर उनको दौड़ाया जाता है। तो फिर मान के चलो, इस गर्मी में 5 किलोमीटर जो बच्चा दौड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो सकता है। हमने ये कहा कि ये भर्ती रोक देनी चाहिए। जब उन्होंने विज का बयान ये बताया तो मैं कहा विज साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है आजकल उनको ज़रूरत किसी और चीज़ की है।
उसने फिर आगे से मुझे पूछ लिया कि कहाँ ले जाने की जरूरत, मैं आगरा ले जाओ, आप भी चले जाओ। ठीक है, बहरहाल ये थे बिंदास अभय चौटाला साहब। आज का जो चक्रव्यूह है इसमें जो हमने सवालात पूछे, उम्मीद है कि वो सवालात आप इनसे पूछना चाह रहे होंगे और आपकी भूमिका हमने निभाई, और उन सभी लोगों की जो अभय चौटाला साहब को ना चाहने वाले हैं। बहरहाल इस चक्रव्यूह का ये जो दौर था, इसमें कितने सवालात का जवाब इन्होंने सही दिया, कितने में मुझे या चक्रव्यूह को गोल गोल घुमाने की कोशिश की, इसका फैसला हमेशा की तरह आप लेंगे, क्योंकि आप जनता हैं, आप जज हैं। बहरहाल आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, चक्रव्यूह में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौटाला साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ। चक्रव्यूह को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला ईटीवी पर कभी नहीं थमता, तो बने रहिए हमारे साथ।